देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस की शुरुआत स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 के बाद सारी दुनिया में हुआ। जी, क्लाइमेट चेंज के बहुत बड़े खतरे दिखाई दे रहे हैं। हम आजकल गर्मी से भी बहुत ज़्यादा तप रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आपका जो बायो टूरिज्म पार्क है वहाँ तो मुझे लगता है कि सारा जो क्लाइमेट बिल्कुल संतुलित रहता होगा। और घर से भी बड़ा ये होता था कि भाई तुमने MSc कर लिया, जर्नलिज्म कर लिया, ये कर लिया, अब तुम एक कख थोला बनना नर्सरी वापस मतलब नर्सरी में कहाँ थैले भर रहे भाई, ये क्या हो गया। तो पत्रकार रहे हैं और ऐसा भी लोग बताते हैं कि आपने ऐसी पत्रकारिता और इस तरह के मुद्दे उठाए कि आपको जेल जाना पड़ा। FRI देहरादून का फेफड़ा है, हाँ। खलंगा के जंगल देहरादून के लंग्स हैं, फेफड़े हैं, ये स्वच्छ हवा देते हैं। हाँ। वैसे हम ये कह सकते हैं कि पीपल कोटी में जो हमारा बायो टूरिज्म पार्क है, हाँ। और तैलागहम का जो वन क्षेत्र है, हाँ। वो पीपल कोटी के लिए शुद्ध हवा देता है। अच्छी बात है कि समाज सेवी संगठनों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमको नुकसान पहुंचाया। और अच्छा। वो वाइट कॉलर लोग हैं, उस अभियान में उसको कैसे अच्छा कर सकते हैं, वो चाहे बंजर भूमि हो या असिंचित भूमि हो या हमारी जो धरती खाली हो रही है उसको कैसे। नमस्कार, मैं प्रेम पंचोली। हम उत्तराखंड टाइम्स के इस प्लेटफॉर्म पे किसी न किसी दिन खास मेहमान को आमंत्रित करते हैं। आज पर्यावरण दिवस है, तो हमें लगा कि पर्यावरण दिवस में हम ऐसे कार्यकर्ता को, ऐसे प्रबुद्ध व्यक्ति को आमंत्रित करें जिन्होंने एक मॉडल स्थापित किया है। हमारे स्टूडियो में मौजूद है जगदम्बा प्रसाद मैठानी जी, जिन्हें JP मैठानी के नाम से जानते हैं। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। आज हम पर्यावरण दिवस पे बात करेंगे और आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है। सबसे पहले तो हम ये बात करना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब से शुरू हुआ है और इस साल की थीम क्या है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस की शुरुआत स्टॉकहोम कन्वेंशन 1972 के बाद सारी दुनिया में हुआ। जी। और ज़्यादातर उस समय बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया विकसित राष्ट्रों ने। जी। स्टॉकहोम कन्वेंशन में ये तय हुआ कि सब्जेक्ट क्या होगा या कैसे इस पे बातचीत करेंगे। जी। तो पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर उस समय स्टॉकहोम कन्वेंशन हुआ। उसके बाद यूनाइटेड नेशन एजुकेशन प्रोग्राम, जिसको UNEP बोलते हैं, जी। तो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य जितने भी देश हैं जी। वो उसके सदस्य होते हैं। अच्छा। तो UNEP ने तय किया कि हम हर वर्ष 5 जून को, जी। एक साल बाद, स्टॉकहोम कन्वेंशन के एक साल बाद 1973 से पर्यावरण दिवस मनाया जाना शुरू हुआ सारी दुनिया में। और जब पहली बार उसका सब्जेक्ट था, जी। तो उसका था सब्जेक्ट ओनली वन अर्थ, सिर्फ एक पृथ्वी। उस समय ये बात थी कि सिर्फ एक पृथ्वी है और पृथ्वी पे हम इतने सारे लोग हैं। हाँ। ये उसका पहली बार का सब्जेक्ट था। जबकि इस बार 2024 में जो सब्जेक्ट है वो लैंड रेस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रेसाइलेंस है। अच्छा। क्योंकि लैंड रेस्टोरेशन माने भूमि को ठीक करना, रेस्टोर करना, ठीक करना। ठीक। फिर उसके बाद होता है डिजर्टिफिकेशन, भूमि जो ऊसर हो रही है उसको कैसे रोके। ठीक। और फिर लैंड रेस्टोरेशन, फिर भूमि को बचाएं भी कैसे। और ड्रॉट रेसाइलेंस, यानी सूखे से जमीन को बचाना भी है और सूखी ऊसर भूमि को फिर से उपयोग में लाने लायक बनाना। ये इस साल का सब्जेक्ट है 2024 का, और ये थॉट दिया सऊदी अरेबिया ने। क्या बात है, आपको जो ये थॉट दिया गया, जो ये थीम है, तो ये थीम तो पूरे आपके काम पे दिखाई देती है कि जो आपने पिछले इतने 25-30 सालों से जो आपने काम किया है और जहाँ जो आपका सेंटर है, तो जो थीम आपने बताया, आपका जो मॉडल है इस थीम को पूरा कर रहा है। वैसे तो हम थोड़ा हाई एल्टीट्यूड वाले जोन में है। जैसे पीपल कोटी मेरा जो होम टाउन है जी, उसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1300 मीटर है। जी। तो 1300 मीटर मतलब लगभग 4000 फीट हो गया। बिल्कुल। लेकिन ये सेंट्रल हिमालय के भीतर वाला क्षेत्र है। जी। भीतर वाला क्षेत्र होने के बाद नमी उस जगह बहुत कम है, ऊसर भूमि है, रेन फेड है, पूरी तरह से वर्षा आधारित खेती है। जी। आपको जंगल विकसित करना, नर्सरी विकसित करना, कोई भी पेड़ पौधे लगाने हैं तो ठंडा इलाका तो जरूर है, लेकिन वहाँ सिंचाई की सुविधा नहीं है। तो अगर हम इस सब्जेक्ट को, इस पृथ्वी दिवस के सब्जेक्ट के साथ
जोड़ें तो काफ़ी कुछ मेल खाता हुआ है। जैसे क्या क्या है सेंटर में जो आपने मॉडल स्थापित किया है? देखिए, जब क्योंकि पर्यावरण दिवस की जब हम बात करते हैं ना कि एक भाषण देना, आर्टिकल लिखना बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये है कि जो जो थीम आपने बताई कि इस तरह से इस साल की जो थीम है हम उसको कैसे अच्छा कर सकते हैं, वो चाहे बंजर भूमि हो या असिंचित भूमि हो या हमारी जो धरती खाली हो रही है उसको कैसे वापस हरा भरा बनाएं। तो ये तमाम आपने अब मॉडल स्थापित किया है। तो थोड़ा हमारे दर्शक देख भी रहे हैं, क्या पता वो ऐसा आपके कदम पे चले। देखिए, समस्या ये थी कि हमने बचपन से ही पेड़ पौधों के बारे में सोचना समझना शुरू किया। शायद हो सकता है कि मेरे जो पिताजी थे वो पीपल कोटी में पीडब्ल्यूडी डाक बंगले के एक तरह से केयर टेकर थे। पहले वो आर्मी में थे, तो आर्मी के बाद पीपल कोटी डाक बंगले में आए। तो मेरे फादर वहाँ बचपन से ही, मेरे पिताजी डाक बंगले के आसपास बहुत सारे सजावटी पौधे ये, और एक माली जी थे, वो बचपन से ही एक तरह का बीज हमारे भीतर बो दिया गया थॉट प्रोसेस का। बिल्कुल थॉट प्रोसेस का। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए शायद हमारा पेड़ पौधों के प्रति लगाव पैदा हुआ। बाद में कालांतर में सब्जेक्ट, उसी सब्जेक्ट में इकोलॉजी एनवायरनमेंट में पढ़ाई भी की और साथ ही साथ पर्यावरणीय मुद्दों पर संघर्ष भी किया। तो जब पढ़ाई पूरी हुई तो 1997 में एक छोटे से ऑर्गेनाइजेशन के रूप में पीपल कोटी में प्रदेश के पहले बायो टूरिज्म पार्क, इको टूरिज्म तो एक शब्द था जो 1990 के आसपास, 92 के आसपास वर्ल्ड बैंक ने प्लानिंग में लेके आए थे। तो इको टूरिज्म कहता है कि इकोलॉजी, एनवायरनमेंट और उससे इकोनॉमी। और हम ये मानते हैं कि बायो टूरिज्म में कि इकोलॉजी, इकोनॉमी और एनवायरनमेंट तब होगा जब उस पूरे इकोसिस्टम का, उस पारिस्थितिकीय तंत्र का अंग मनुष्य होगा। और इसलिए वो बायोम की बात की। जो बायोलॉजी शब्द बना है वो लैटिन भाषा के बायो और लोगस, बायो माने जीव, लोगस माने विज्ञान है, ज्ञान। तो बायोलोगस शब्द से बायोलॉजी, तो हमको ये लगता है कि मनुष्य उसका अंग होना चाहिए, तो ही वो समझ पाएगा इकोलॉजी का महत्व, तो ही वो इकोनॉमी की बात समझ पाएगा, तो ही एम्प्लॉयमेंट की बात समझ पाएगा। बिना मनुष्य के तो इन चीज़ों का कोई अस्तित्व है नहीं। इसलिए हमने ये कॉन्सेप्ट किया कि पीपल कोटी में एक छोटी सी भूमि पर, 20 नाली भूमि पर बायो टूरिज्म पार्क की स्थापना 5 दिसंबर 1997 से शुरू की। और बाद में जब चमोली भूकंप आया 28 मार्च 1999, उसके बाद एक्शन ओरिएंटेड एक्टिविटीज शुरू की। अच्छा। और तब ये हुआ कि भाई स्थानीय संसाधन आधारित स्वरोजगार, स्थानीय संसाधन आधारित स्वरोजगार में ये होगा कि जब हम जंगल बचाएंगे, ज़मीन बचाएंगे, फल पेड़ पौधे बचाएंगे, तभी हम स्वरोजगार कर सकते हैं। और जब स्वरोजगार करेंगे तो सस्टेनेबल होगा। जब जिस चीज़ से हमको स्वरोजगार मिला, काफल, बांज, बुरांस, अयार या तिमला या बेड़ू, तभी तो हम उससे बचाएंगे। किलमोड़ को, हिसोर को जब उससे रोजगार मिल रहा है, या टिमरू की डंडी हम बेचते हैं तो टिमरू लगाना भी शुरू करेंगे। इस थॉट प्रोसेस को लेकर बायो टूरिज्म पार्क की स्थापना हुई। हालांकि बहुत सारी दिक्कतें तो आती हैं हमेशा की तरह, ये रास्ता बहुत सरल नहीं था। अच्छा। और घर से भी बड़ा ये होता था कि भाई तुमने MSc कर लिया, जर्नलिज्म कर लिया, ये कर लिया, अब तुम ये कख थोला भरना नर्सरी वापस, मतलब नर्सरी में कहाँ थैले भर रहे भाई, ये क्या हो गया, तुम तो कहीं ऐसा हो गया, तो इतना पढ़ लिख के तुमको। और मेरे साथ समस्या ये थी कि बहनें 4 थी और मैं इकलौता भाई, ये और बड़ा प्रेशर था। और घर गाँव की परिस्थितियों में बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि भाई ये तो कुछ अफसर बन जो लो, हलाणु फलाणु। और मैं चले गया वापस गाँव। तो फिर जाके पीपल कोटी में बाद में एक छोटे समाज सेवी संगठन के रूप में काम शुरू किया। और तब जाके एक बायो टूरिज्म पार्क की स्थापना पीपल कोटी में की, जहाँ पर 288 प्रजाति से अधिक के झाड़ी, घास, फल, सजावटी पेड़ पौधे, नट्स हो गए, ये है, और फलदार भी हैं। और आसपास जो एरिया है उन 23-24 गाँव में हम हर साल सघन वृक्षारोपण करते हैं। हालांकि आशातीत सफलता नहीं मिलती, मतलब जितने हम पेड़ पौधे लगाते हैं उतने बचा नहीं पाते। ये बहुत बड़ा चुनौती है। बिल्कुल। पर पार्क में ऐसा क्या है कि लोगों को रोजगार भी मिल रहा है? अब देखिए, जितने पेड़ पौधे वहाँ बनते हैं,
ये बीजों का कलेक्शन होता है। अच्छा इसके अलावा रिंगाल हस्तशिल्प के उत्पाद बनते हैं। अच्छा उसी के पास में भांग का रेशा आधारित कपड़े बनते हैं। अच्छा बिच्छू घास जिसको जिरार्डिनिया हेट्रोफाइला हिमालयन नेटल डांस कर्नाली ढूंढ कर्नाली बोलते हैं, हाँ। नेपाल में अल्लू बोलते हैं। हाँ। ढूंढ कर्नाली के रेशे से हम कपड़ा बनाते हैं। वहाँ है आपके पार्क वहाँ में? पीपल कोटी के आसपास हम उसको सब इकट्ठा करते हैं, अच्छा। प्रोसेसिंग करते हैं, फिर कार्डिंग के लिए हमको दूसरी जगह ले जाना तो पड़ता इसका है। मतलब अगर उससे पैसा मिलता तो लोग उसकी सुरक्षा भी करते तो होंगे। आपके कैबिनेट मिनिस्टर ने कुछ समय पहले वो जैकेट पहनी थी, स्टेट के सारे मंत्रियों ने। लेकिन क्या है कि जो उत्तराखंड बांस एवं रेशा विकास परिषद है, जो बहुत बड़ी एजेंसी थी, उसको भी इसमें और एक्टिवली लगातार काम करना चाहिए था। दुर्भाग्य से ये हो नहीं रहा, क्योंकि वहाँ पे तो ज़्यादातर पनिशमेंट पोस्ट में लोग आते हैं। तो हमको ये लगता है कि हमको और अधिक काम करने की ज़रूरत है। तो प्राकृतिक रेशा एक हमारा प्रमुख मुद्दा है, रिंगाल बांस दूसरा। प्राकृतिक रेशा में भीमल, कंडाली और भांग हो गया, और बांस में हो गया रिंगाल की 5-6 प्रजातियाँ। अच्छा उनके कंजर्वेशन भी करते हैं, नर्सरी भी बनाते हैं, और जो समुदाय उस पर आधारित था, जिसको हम लोकल भाषा में रुड़िया समुदाय कहते हैं, अच्छा। तो उन लोगों को स्वरोजगार भी, शिक्षण प्रशिक्षण भी, और उसके अलावा उनको हमने ट्रेनर भी बनाया जो सारे देश में ट्रेनिंग देने जाते हैं। तो ऐसे 19 लोग हमारे यहाँ। आजकल ये सब रोजगार कमा रहे हैं। 275 लोगों को हमने शुरुआत में ट्रेनिंग दी थी, अच्छा। रिंगाल हस्तशिल्पी की, और उसमें से 26 लोगों को हमने मास्टर ट्रेनर बनाया था। अच्छा उन 26 में से 19 लोग प्रदेश के अलग अलग विभागों में काम कर रहे हैं। अच्छा और वो मंथली जो 1600 रुपया 1800 रुपये कमाते थे। हाँ। तो जैसे राजेश है, राजेंद्र है, रणपाल है, सुरेश है, रमेश दिदा, ये लोग आज 18,000, 20,000, 22,000, 50,000। और इवन कि वो बांस के बने जो मकान होते हैं, एक टीम हम बैम्बू बोर्ड और हमारी तरफ से अभी उन्होंने राजस्थान में घर बना रहे हैं। अच्छा एक टीम महाराष्ट्र की। तो हमारे यहाँ के लड़के फ्री नहीं है। मतलब तो आप क्या मानते हैं कि बायो टूरिज्म क्या बोला आपने, पार्क जो आपने बनाया है, क्या ये पूरे उत्तराखंड में या पूरे देश के लोग ऐसा बनाएं ताकि इन्वायरमेंट के जो खतरे दिखाई दे रहे हैं सामने पे, क्लाइमेट चेंज के बहुत बड़े खतरे दिखाई दे रहे हैं, हम आजकल गर्मी से भी बहुत ज़्यादा तप रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि आपका जो बायो टूरिज्म पार्क है वहाँ तो मुझे लगता है कि सारा जो क्लाइमेट बिल्कुल संतुलित रहता होगा। नहीं, पीपल कोटी जो नगर पंचायत बन गई है, अच्छा पीपल कोटी में 30-35 नाली भूमि में अच्छा सिर्फ सबसे ज़्यादा पेड़ पौधे अच्छा हमारे कैंपस में ही है। हाँ। जैसे आप ये कहते हैं कि FRI देहरादून का फेफड़ा है, हाँ। खलंगा के जंगल देहरादून के लंग्स हैं, फेफड़े हैं, फेफड़े। ये स्वच्छ हवा देते हैं। हाँ। वैसे हम ये कह सकते हैं कि पीपल कोटी में जो हमारा बायो टूरिज्म पार्क है, हाँ। और तैलागाम का जो वन क्षेत्र है, हाँ। वो पीपल कोटी के लिए शुद्ध हवा देता है, वो उनके शुद्ध फेफड़े हैं। यात्रा मार्ग पे बहुत ज़्यादा प्रदूषण होता है, लेकिन वो एक तरह से वहाँ पे शुद्ध ऑक्सीजन को, हमारे कैंपस का टेम्परेचर बाजार से 60 डिग्री कम रहता है, 7 डिग्री कम अच्छा। रहता है। और जाड़ों में वहाँ बहुत ठंड हो जाती है, इस वजह से उसी के कारण से उस घने वृक्षारोपण। तो हम यही तो कहते हैं कि हम उस व्यक्ति से बात करेंगे, दर्शकों को फिर से बता देता हूँ कि हम उस व्यक्ति से बात करेंगे जिनके कामों का असर हमें दिखाई दे रहा है और हम खुद उस असर के भोगी हैं। पर थोड़ा हम पीछे जाते हैं मैठानी जी कि आप जब जंगीजम करके आए तो आप तो बड़े धुरंधर पत्रकार रहे हैं, और ऐसा भी लोग बताते हैं कि आपने ऐसी पत्रकारिता और इस तरह के मुद्दे उठाए कि आपको जेल जाना पड़ा। तो घर के लोग नाराज़ नहीं हुए आपसे कि नहीं, क्या अब है, ये आपको क्या अफसर हुआ कि बनना है? जब भी हम कहीं काम करने जाते थे गांव में, तो गांव की महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या थी शराब। अच्छा। और उनको ये लगता था कि सब काम हुए जोलू, पर शराब हो केवल। अब युवा पीढ़ी जो लड़के हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी वाले लोग हैं, वो हमेशा शराब पीते थे, और उससे महिलाओं का मानसिक कष्ट होता था, बच्चों पे उसका बुरा प्रभाव पड़ता था। तो हमने अपने क्षेत्र में बहुत बड़े पैमाने पे गांव-गांव में सोशल आर्मी समूह बनाए और शराब विरोधी आंदोलन शुरू किया। उस जमाने 1997 में, मतलब 97-98 से लेकर 2002 तक सोशल आर्मी सामाजिक सेना बनाई, ओ बाप रे, जिसमें 14 साल से 20-22 साल के लड़के लड़कियां सब शामिल होते। तो हम सिर्फ शराब का विरोध नहीं करते थे, गरीब लड़कियों की शादी में मदद करना, प्लांटेशन करना, अच्छा। गाड़ गधेरों और
माला मंगरा, चाल थाल खाल बावड़ी की साफ सफाई करना, लोगों के गरीब बच्चे जो है उनके लिए जुगाड़ करना, किताबों का, जूतों का, जाड़ों में जुराब का, ये व्यवस्था भी हम करते थे। लेकिन जब हमने शराब विरोधी आंदोलन किया तो एक तरह का एक षड्यंत्र चल दिया सारे माफियाओं ने। अच्छा। और उसमें उस समय के तत्कालीन विधायक भी शामिल रहे, तब तो उत्तर प्रदेश था। हाँ। और इन सब ने लॉबिंग करके उस आंदोलन में हमारा नाम फंसा दिया, क्योंकि उसको लीडरशिप तो हम ही दे रहे थे। बिल्कुल। उन्होंने कहा भाई नेता ही को वो करो, तो उन्होंने फर्जी मुकदमा कर दिया। अच्छा। 16-17 धाराएं लगा दी। तो 22 दिन हम जेल में रहे, हाई कोर्ट से जमानत हुई और रिकॉर्ड तोड़ 73 दिन में केस भी जीत गए। अच्छा। सिंपल ही था। जिस दिन की जो घटना हुई शराब विरोधी आंदोलन से, उस दिन मैं वहाँ था ही नहीं। तो पुलिस भी 60 गांठ में शामिल रहती, मतलब वो उस लॉबी को सपोर्ट करती थी, माफिया की। और यही नहीं, बड़ी अजीब सी बात है कि समाज सेवी संगठनों में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमको नुकसान पहुंचाया। अच्छा। और वो वाइट कॉलर लोग हैं, मतलब उस अभियान में तो उसमें देहरादून के भी कुछ बुद्धिजीवी थे, किसी का नाम लेना उचित नहीं है। तो मतलब इस तरह से भी दिक्कतें होती है। लेकिन हमें ये पता था कि हम सही जगह चल रहे, देर से पहुँचेंगे ज़रूर। तो काम हम करते रहे और हमने कभी ज़्यादा ये कोशिश नहीं की कि हमारे काम को लोग रिकॉग्नाइज करें, पुरस्कार वाली ऐसी कोई, या सरकार ऑब्लाइज करे। पर आपको ऐसा तो हम चुपचाप करते रहे काम को। हमको ये लगता था गांव की औरत, गांव की महिला जो बात करे वो हृदय से दुखी होके करे। नहीं, इस मुकदमा को लेकर के आपको ऐसा नहीं लगा कि यार मैंने क्या कर दिया, MSc जर्नलिज्म करके कहीं बड़ी पत्रकारिता करें, क्यों फिर वापस आप गाँव चले गए? मेरे पिताजी क्योंकि आर्मी में थे और उन्होंने हमको इनडायरेक्टली बहुत सपोर्ट किया। डायरेक्टली नहीं कर पाए क्योंकि उतनी भाई आर्थिक क्षमताएं भी नहीं थी और बहुत गरीबी थी, बहुत अभाव थे। 50 रुपये में स्टेट बैंक में सस्ता का खाता खोला, सेविंग बैंक अकाउंट। 2375 रुपये टोटल थे हमारे पास। अच्छा। जब हमने काम शुरू किया तो मतलब लोगों को ये लगता था यार कि ये क्या हो गया, मतलब 12 क्या करना, अब क्या बोलूँ, कहने क्या बोलो अगेन, नहीं ऐसा लगता था। लेकिन जब लोग जुड़ते रहे, 275 रिंगाल हस्तशिल्पी, 1022 जड़ी बूटी के किसान, अच्छा, 3 अलकनंदा सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव में 87-88 मेंबर, और नंदाकिनी सेल्फ रिलायंट कोऑपरेटिव मंगरोली में बैम्बू बोर्ड के साथ 28-29 वीवर्स महिलाएं। उसके अलावा हिमालय स्वायत्त सहकारिता पीपल कोटी में अब जाके 5 साल, अभी 4 साल पहले सरकार को मानना पड़ा कि पीपल कोटी में रिंगाल और काष्ठ शिल्प का ग्रोथ सेंटर बनना उचित है। अच्छा। तभी 23 ग्रोथ सेंटर में से जो स्वीकृत हुआ 10-11, उसमें से पीपल कोटी का एक ग्रोथ सेंटर बना। तो वहाँ पे तकरीबन 27-28 लोग डायरेक्ट इनडायरेक्टली रोजगार पाते। हाँ। और जब ट्रेनिंग्स वगैरह होती है, जब बद्रीनाथ और केदारनाथ यात्रा के समय पर प्रसाद टोकरी का ऑर्डर आता है, लैम्प सेट का ऑर्डर आता है, अब तो होम स्टे बहुत बन रहे हैं और ये बहुत बन रहा है, रिजॉर्ट वगैरह, तो लोगों को लैम्प सेट चाहिए, डस्टबिन चाहिए, ये हम रिंगाल के देते हैं। इस बार एक आरोग्यम हॉस्पिटल है रुड़की में, उन्होंने नगर पंचायत केदारनाथ के माध्यम से हमसे 100 रिंगाल के डस्टबिन मांगे। अच्छा। और काफ़ी अच्छी कीमत हमारे उनको मिली, आर्टिजन को। तो वो एक तरह से स्थानीय संसाधन आधारित स्वरोजगार है। तो तब जब ये चीज़ें हमारे घर वालों ने देखा यार कि मतलब पैसा तो चलो नहीं कमा रहे, लेकिन हर गांव में जहाँ भी हम जाते थे 50-60 लोग हमको पहचानते थे। तो वो हमारी कमाई है, मतलब वो जंगल का कवर, वो बचाए गए जल स्रोत, वो लड़के लड़कियां जिनको हमारे माध्यम से पार्ट टाइम रोजगार मिला, और जो लोग हमको हंसी खुशी मिलते थे और उनको लगता कि इनकी वजह से हमारे जीवन में परिवर्तन आए, वो कमाई थी। और उसकी वजह से मेरी बहनों को भी, घर वालों को भी लगा चलिए कुछ तो कौन, तो पैसा नहीं कमा रहा कोई बात नहीं। तो मेरे फादर कहते थे कि पैसा तो कोई भी कमा लेगा, आप क्या मनुष्य कमा सकते हो इस पृथ्वी पे, तो लेट्स स्टार्ट दैट थॉट। तो विचार को लेके हम आगे बढ़े। और मेरे साथ जितने भी युवा साथी थे, मैं अपनी टीम में सबसे बूढ़ा सदस्य हूँ, तो मैं मेरी टीम में जितने भी साथी थे, संजय, बृजराज, संगीता, कला, सुषमा, दीपा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जयदीप है, अभी प्रदीप है, आशीष है, इतने लोग हैं
मतलब गिनना, अगर मैं किसी का नाम लूंगा तो नाराज हो जाएंगे, भाई साहब तुम उन ये वॉलंटरी है सारे? ये लोग वॉलंटियर भी हैं और फुल टाइम स्टाफ भी है। अच्छा अच्छा। तो अब ये 16-17 लोगों की टीम है तो हमारी। बायो टूरिज्म पार्क में क्या टूरिस्ट भी आते हैं, ऐसा है क्या? अब जैसे बायो टूरिज्म पार्क में हमने 8 कमरे बनाए हैं, डबल बेडेड अटैच टॉयलेट बाथ, वो रन ऑन एंड मैनेज बाय वो लोकल अनएम्प्लॉयड यूथ के। अच्छा। तो उसका जो पैसा जाता है वो शेयर उसी में होता है, नर्सरी बनाने में। हाँ। कभी किसी का कोई एक्सीडेंट हो गया तो हम चुपचाप उसकी मदद कर देते हैं। अच्छा। किसी महिला के कभी कोई इमरजेंसी हो गई तो उसको चुपचाप मदद। उसमें पंखा है क्या? जो आप पंखा लगा रखा है उसमें जो आपने? नहीं, अभी हमने पंखे नहीं लगाए हैं। तो इसका मतलब जो आपने जो पार्क बनाया है उसी का असर है कि वहाँ पंखे की जरूरत नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। तो अब कैसा कि सोशल सेना, सामाजिक सेना से पर्यावरण सेना आपने तैयार कर दी है, तो आज आप अपने को कहाँ देख रहे हैं इस राज्य में? तो देखो कि देहरादून का जो पारा है 43 डिग्री से भी ऊपर पहुँच गया है। कहाँ पर पा रहे हैं आप इस वक्त? क्योंकि इस वक्त बहुत सारी समस्याएं हैं। क्योंकि आप देखो जिस हिसाब से इस राज्य में इस वर्ष आग लगी, लेकिन अभी तक ये गिनती तो नहीं हुई कि फॉरेस्ट के किस फॉरेस्ट डिवीजन में कितने कंपार्टमेंट जले और कितने कंपार्टमेंट में कितने कौन सी प्रजाति के पेड़ जले, क्योंकि ये आंकड़ा तो है ही नहीं वन विभाग के पास। उन्होंने फॉरेस्ट की फायर लाइन का कहीं बनाया नहीं। 20-20, 30-30 साल हो गए। हाँ। जो 10 फीट चौड़ी, 20 फीट चौड़ी, 30 फीट चौड़ी, यहाँ तक कि नेशनल पार्क में और जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है या राजा जी नेशनल पार्क में, इसमें 100 फीट चौड़ी फायर लाइन बनती थी। हाँ। ये अंग्रेजों के ज़माने से बनती आई। वन पंचायतें जब सबसे पहले अंग्रेजों ने बनाई 1930 में, तो उनको उसका हिस्सा बनाया कि वन पंचायत इस फायर लाइन को हमेशा क्लीन रखेगी। इस वजह से इधर लगी आग इधर नहीं पहुंचती, बीच में एक फायर लाइन कटी हुई है और ये फायर लाइन हर साल साफ की जाती थी। अभी तो 20-30 सालों से इन्होंने फायर लाइन ही साफ नहीं की, उसी में जंगल झाड़ी उग गए। अब सुप्रीम कोर्ट से इन्होंने अनुमति दी है कि फायर लाइन में उगे पेड़ पौधे और झाड़ियों को काटने की अनुमति दी जाए, और वो लगभग 3752 हेक्टेयर जमीन होगी जिससे फायर लाइन, ऐसा कुछ है, फायर लाइन कटेगी तो वो खाली होगी। तो अब जो पिछले दिनों जंगलों की आग लगी उसमें कितने करोड़ पेड़ जले। एक तो ये बात। दूसरा जो ग्लोबल फेनोमेना है क्लाइमेट चेंज का, जो ला लीनो है या अल नीनो इफेक्ट से, उसकी वजह से भी दुनिया में सभी जगह तापमान बढ़ रहा है। अच्छा। तो हमारे यहाँ तो डबल हो गया, जंगल की आग भी उसी में की। जितने भी तीर्थाटन पर्यटन स्थलों में इतनी गाड़ियाँ जा रही हैं वो भी उसमें कंट्रीब्यूट कर रही हैं प्रदूषण में। और तीसरा टेम्परेचर तो हवाई यात्राएं अब केदारनाथ में थार गाड़ी पहुंच गई, तो मतलब जो जीप वगैरह। और 2013 में तो चलो वहाँ पे पुनर्निर्माण कार्य के लिए जेसीबी भेजे, पोकलैंड मशीन भेजी, ट्रैक्टर वगैरह भेजे, वो निर्माण कार्यों में लगते। तो मतलब अभी सरकार की नीतियों के प्रति कभी कभी बड़ा अजब गजब लगता है। लेकिन अगर अब वापस आपके पॉइंट पे आए, जो 43 डिग्री टेम्परेचर देहरादून का बढ़ा है, तो जितना भी सहजधारा रोड जोगीवाला से और नागल हटनाला से आगे कुल्हान तक जो पेड़ कटे, उधर आपका मोहन से लेकर डाट काली वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट तक जो पेड़ कटे, इधर हरिद्वार रोड पे आपका रिस्पना पुल से जॉलीग्रांट एयरपोर्ट तक जो पेड़ कटे, इन पेड़ों का लाल तप्पड़ वाले एरिया में पूरे पेड़ कटे। तो ये पेड़ों और आपका घंटाघर से और नंदा की चौकी तक जो पेड़ कटे, इन सब का खामियाजा तो इस स्टेट कैपिटल, जो टेम्परेरी कैपिटल है, अस्थायी राजधानी, इस देहरादून को ही झेलना पड़ेगा, यहाँ के निवासियों को झेलना पड़ेगा। और ये अभी अंगड़ाई है, मतलब और आगे और लड़ाई स्थिति हो सकती है। अब देखिए, आप देखिए 1800 पेड़ कट रहे थे खलंगा में, साल के जंगल, 100, 150, 200 साल पुराने साल के जंगल। हाँ, उसको काटने की जरूरत क्या थी? जब सौंग बांध में डैम बनना है, उसको लिफ्ट करना, तो वहीं फिल्ट्रेशन हो जाएगा। हाँ। आपको हेड चाहिए 990 मीटर का, 992 मीटर का, वो हेड आपको वो हरे भरे जंगल में ही दिख रहा। इतनी तो टेक्नोलॉजी जो कि आपको ग्रेडियंट फॉल नहीं चाहिए, आप प्रेशर दे दो, कुछ करो, मैकेनिकल कुछ करो, बिल्कुल। लेकिन उस तरफ ध्यान नहीं देना, क्योंकि पेड़ कटेंगे, ज़मीनें कब्जाई जाएंगी, फिर वहाँ आब हवा, वहाँ आसपास की ज़मीनों के रेट बढ़ जाएंगे, फिर वहाँ
आबादी बढ़ेगी। तो जो इस तरह से धीरे धीरे जो ये माफिया है, इसमें राजनीतिक गठजोड़ का जो माफिया है, जो जितने भी आप देखते हैं प्रॉपर्टी डीलर वगैरह, ये बिना पॉलिटिकल सपोर्ट के काम नहीं करते। बिल्कुल। तो हम फिर वापस वही लौटते हैं कि उत्तराखंड को हम कैसे इको फ्रेंडली बनाएं। जैसे पहले था कि बर्फ़ भी गिर रही है और बायो टूरिज्म पार्क में पंखा नहीं है, तो उत्तराखंड में और जगह भी पंखे न चलें, देहरादून में कम से कम पंखा चले, एसी न चले। हमको क्या करना चाहिए उस आपके मॉडल को देखते हुए? हमको ऐसा क्या करना चाहिए इस राज्य को लेकर? ये लगता है कि अगर हम देखें पर्यावरण दिवस की सार्थकता तभी होगी। पर्यावरण दिवस की सार्थकता के संदर्भ में अगर आप बात कहें तो मुझे ये लगता है कि लोग बोलते हैं लगभग 13 लाख की जनसंख्या देहरादून के आसपास के एरिया, सब नगर निगम, ये सब, अगर हर परिवार सिर्फ एक पौधा लगा दे और 3 साल तक उसको पाल दे, बस उसकी सुरक्षा कर, उसको कुछ करना ही नहीं है, एक पौधा प्रति परिवार और 3 साल तक पाल दे, तो काफ़ी हद तक दोबारा जो फेफड़े जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, हाँ, उनको ठीक किया जा सकता है। और इसके अलावा ये है कि वन विभाग की जिम्मेदारी, वन विभाग का, चाहे जलागम वाला विभाग हो, चाहे जायका हो, चाहे वन पंचायतों से संबंधित जो विभाग, ये जो प्लांटेशन करते हैं, आजकल तो टेक्नोलॉजी है, जीपीएस के माध्यम से, सैटेलाइट एरियल फोटोग्राफी के माध्यम से इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि जो प्लांटेशन हुआ वो बचा भी या नहीं बचा। बिल्कुल। ये जब मॉनिटरिंग स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, डर होगा अधिकारियों को। लेकिन जब अधिकारी पैसा इकट्ठा करके पॉलिटिकल लीडर को दे रहे हैं तो डर क्या होगा? हाँ, डर खत्म। उन्होंने कहा साहब को पैसा, मंत्री जी को पैसा चाहिए, छोड़ो, लगा दो नहीं तो आगे लगा दो। बिल्कुल। तो ये बड़ी दिक्कत है। तो हमको ये लगता है कि प्रत्येक परिवार को 1 या 2 पौधे अडॉप्ट करने चाहिए। जन्मदिन पर, किसी के जयंती पर, परिवार के किसी सदस्य की याद पर एक पौधा लगा दें और उसको बचा के रखें कम से कम 3 साल। उसके बाद वो पौधा खुद लड़ लेगा वातावरण से। क्या बात है। तो जो थीम है इस बार पर्यावरण दिवस की, जो थीम है, आप अपने लिए बताएं कि आप क्या करने जा रहे हैं, ताकि और लोग भी आपकी देखा देखी से करें। क्योंकि ये सब हमने इसलिए जोड़ा उसमें कि आपने करके दिखाया है। और ये बड़ी बात है कि जहाँ पर आप रहते हैं उतनी हाइट पे अब कूलर भी पहुँच चुका है, 1300 मीटर की हाइट पे कूलर भी पहुँच चुका है। लेकिन पीपल कोटी में ये सब चीज़ नहीं है, इसलिए नहीं कि बायो टूरिज्म पार्क वहाँ पर है। तो इस थीम, जो इस साल की थीम है, आप क्या करने जा रहे हैं, और लोगों को भी आप मैसेज दीजिए कि वो भी करें। जैसे इस वर्ष का थीम है लैंड रिस्टोरेशन, डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रिसाइलेंस, यानी बंजर बेकार पड़ी भूमि में ऊसर का प्रसार रोकना, सूखे को रोकना और उस जमीन को उत्पादन के लिए फिर से उपलब्ध कराना या उसको उपयोगी बनाना। तो अब हम तो ये कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत मदद हमारी डाबर इंडिया कर रही है, उसकी मदद से, और हमारी जो वन पंचायत पीपल कोठी नौरख की जो वन पंचायत है, और आसपास के जो गांव हैं, 9-10 गांव, मठ, बेमरू, जडेता, कांडा, कुणखेत, गुनियाला, पाखी, गरुड़ गंगा, मलटंगड़ी, मुलटंगड़ी, इधर से डुमक, कलगोट और सल्ला, रहतोली, किरडी, कम्यार, वहाँ दिगोली, गडोरा, हाट जैसा इतने गाँव के वन पंचायतों के साथ हम उनको, हर वन पंचायत को ये टारगेट कर रहे हैं कि 1000 पौधे निःशुल्क देंगे पीपल कोठी नर्सरी से। अच्छा। हमारे पास क्विराल के पौधे, कचनार के, टिमरू है, सुगंध वाला टगर जिसको वलेरियाना वॉलिची बोलते हैं। इसके अलावा हमने कुछ हाई एल्टीट्यूड के लिए थुनेर के पौधे, तालिस पत्र जिसको बोलते हैं, अच्छा, उसकी व्यवस्था की है। और देहरादून में माल देवता, सहसपुर और डोईवाला ब्लॉक के लिए हमने 4,500 13,500 पौधे वरुणा, कुटेज और क्विराल के। अच्छा। 4,500 पौधे, 13,500 पौधे हमारे पास रहेंगे जुलाई अगस्त में, जिसको हम लोगों को, जो लोग उनको लगाना चाहते हैं और जिनको पौधे चाहिए, उनको हमारी संस्था निःशुल्क देगी। लेकिन हम पेड़ पौधे उन्हीं को देंगे जो हमको ये भरोसा दिलाएंगे कि हम इनको 3 वर्ष तक जीवित रखें। वरना हमको कोई ना फोटो सेशन कराना, ना बैनर लगवाना, ना कुछ, हमको तो जीवित पौधा चाहिए।
बिल्कुल, हमें जीवित पौधा चाहिए। और आज हमारे खास मेहमान थे जगदम्बा प्रसाद मैठानी, क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस है और उन्होंने बताया कि जो हमने करके दिखाया है आप लोग वैसा करें। और एक उनकी अपेक्षा है कि सब लोग, जितने भी लोग हम इस धरा पे रहते हैं, यदि हम एक पेड़ लगाएं और 3 साल तक उसका पालन करें, लालन पालन करें, तो शायद पर्यावरण संतुलन बना रहेगा। और जो ये संकट हमारे सामने क्लाइमेट चेंज का दिखाई दे रहा है, इस संकट से हम लोग उभर पाएंगे। अगली कड़ी में हम ऐसे ही किसी शख्सियत से आपको मिलवाएंगे। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। नमस्कार।